आज हम जिस यूरोप के नक्शे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में इसे एक बहुत ही ताकतवर आइडिया ने शक्ल दी है, राष्ट्रवाद। तो आइए देखते हैं कि कैसे साम्राज्यों की दुनिया राष्ट्र राज्यों में बदल गई और कैसे इस एक विचार ने यूरोप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस सब की शुरुआत हुई एक सपने से। 1848 में एक आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोर्यू। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां अलग अलग देश बिना किसी तानाशाही के एक साथ शांति से रह रहे थे। उनकी पेंटिंग में सारे देश आजादी की मूर्ति की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सपना था जिसने बहुत जल्द हकीकत की शक्ल ले ली। लेकिन ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का सपना नहीं था। असल में ये एक आने वाली क्रांति की झलक थी, एक ऐसी चिंगारी जो पहले से ही सुलग रही थी और जिसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। तो राष्ट्रवाद की पहली सबसे साफ आवाज हमें सुनाई दी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। अचानक सारी ताकत राजा के हाथ से निकलकर आम लोगों के पास आ गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार ये उस जमाने में क्रांतिकारी थे। सोचिए, पहली बार लोग खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा मान रहे थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की। हाँ, वो एक विजेता तो था ही, लेकिन वो अनजाने में इन क्रांतिकारी विचारों को पूरे यूरोप में फैलाने वाला भी बन गया। नेपोलियन जब आया तो अपने साथ 1804 की नेपोलियन संहिता लेकर आया। ये सिर्फ कुछ कानूनों की किताब नहीं थी, ये तो एक क्रांतिकारी हथियार था जिसने सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ दिया। इस संहिता के जो सिद्धांत थे वो अपने आप में एक क्रांति थे, जैसे जन्म के आधार पर अब कोई खास अधिकार नहीं मिलेंगे, कानून के सामने सब बराबर होंगे और हर किसी को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। जरा सोचिए, ये बातें फ्रांस के बाहर उन लोगों को कितनी अच्छी लगी होंगी जो अब भी पुरानी व्यवस्था में पिस रहे थे। अब देखिए, इसी दौरान समाज में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। औद्योगिकरण की वजह से एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था और इस क्लास ने एक नई विचारधारा को अपना लिया, उदारवाद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा जोर आज़ादी और बराबरी पर था। तो अब मैदान तैयार था। एक तरफ थी पुरानी राजशाही व्यवस्था और दूसरी तरफ आज़ादी और राष्ट्र का ये नया जोशीला विचार। यूरोप की आत्मा के लिए एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ने वाली थी। नेपोलियन की हार के बाद पुरानी रूढ़िवादी ताकतें वापस सत्ता में आ गई। उनकी दुनिया उदारवादियों की सोच से बिल्कुल उल्टी थी। एक तरफ राजशाही और परंपरा की बात थी तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत आज़ादी और जनता की सहमति से चलने वाली सरकार की मांग। मतलब ये दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। 1815 में वियना की कांग्रेस में यूरोप की बड़ी ताकतों ने मिलकर वक्त की सुई को पीछे घुमाने की कोशिश की। उनका एक ही मकसद था, फ्रांसीसी क्रांति से हुए सारे बदलावों को मिटा दो और राजाओं को वापस गद्दी पर बिठा दो। लेकिन एक विचार को कैसे मारा जा सकता है? इन ताकतों ने उसे जितना दबाने की कोशिश की वो उतना ही अंदर फैलता गया। पूरे यूरोप में गुप्त संगठन बनने लगे जो छिपकर क्रांति की योजना बना रहे थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने तो इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैज़ीनी के बारे में कहा था कि वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मैज़ीनी के जो गुप्त संगठन थे, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप, वो इस विश्वास पर बने थे कि राष्ट्र तो भगवान ने बनाए हैं। ये एक ऐसा विचार था जो पुरानी व्यवस्था की नींव हिला देने वाला था। और फिर पुरानी व्यवस्था की दीवारों में दरारें दिखने लगीं। 1830 और 1848 में क्रांतियों की ऐसी लहरें उठीं जिन्होंने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। ये इस बात का सबूत था कि बदलाव की इस लहर को हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। उस जमाने में एक कहावत बड़ी मशहूर थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सच थी। फ्रांस हर क्रांतिकारी गतिविधि का सेंटर था और वहाँ जो कुछ भी होता था उसकी लहरें पूरे महाद्वीप में फैल जाती थीं। तो इतनी सारी क्रांतियों और उथल पुथल के बाद अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सारे विचार और संघर्ष आखिरकार आज के आधुनिक राष्ट्रों को जन्म देते हैं। जर्मनी के एक होने की कहानी का श्रेय ज्यादातर एक ही आदमी को जाता है, प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क, जिन्हें आयरन चांसलर भी कहा जाता है। अपनी मशहूर खून और लोहे की नीति से उन्होंने कूटनीति और जंग का ऐसा खेल खेला कि जर्मनी के बिखरे हुए राज्यों को एक ताकतवर राष्ट्र में बदल दिया।
इटली का मामला थोड़ा ज्यादा बिखरा हुआ था, लेकिन उतना ही दिलचस्प। इसमें कई बड़े खिलाड़ी शामिल थे। मैज़ीनी की सोच, कैवूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी की दिलेर फौजी जीतें। इन सब ने मिलकर इटली के बिखरे हुए टुकड़ों को एक राष्ट्र में जोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई इसी रास्ते पर चल रहा था। ग्रेट ब्रिटेन का मामला बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई, ना ही कोई नाटकीय एकीकरण, बल्कि यह सदियों तक चली एक धीमी राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को एक साथ जोड़ा। तो राष्ट्र राज्य बन गए, उनकी जीत हो गई। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, एकता के इस ताकतवर विचार का एक बहुत गहरा और ज्यादा खतरनाक पहलू भी था। अब सवाल ये था कि लोगों को इस नए राष्ट्र के आइडिया से भावनात्मक रूप से कैसे जोड़ा जाए। तो इसका एक तरीका निकाला गया। राष्ट्र को एक इंसान का रूप दे दिया गया, जैसे फ्रांस को मारियान के रूप में दिखाया गया और जर्मनी को जर्मेनिया के। ये बहुत ताकतवर प्रतीक थे जिन्होंने राष्ट्र जैसे एक विचार को कुछ ऐसा बना दिया जिसके लिए लोग लड़ सकते थे और मर भी सकते थे। और ये तरीका काम कर गया। इन प्रतीकों और एक जैसी पहचान की भावना के साथ 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्र राज्य का विचार यूरोप में सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। वो जीत गया था। बस सवाल ये है कि इस जीत की कीमत क्या थी? और जैसा कि इतिहास हमें दिखाता है, ये कीमत बहुत भारी थी। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। जिस ताकत ने लोगों को एक साथ जोड़ा था, अब वही ताकत उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने लगी। राष्ट्रवाद धीरे धीरे एक आक्रामक विचारधारा में बदल गया, जो साम्राज्यवाद और टकराव को बढ़ावा दे रहा था। इस सब का अंत हुआ बाल्कन में। राष्ट्रवादी तनावों से भरा ये इलाका एक बारूद का ढेर बन चुका था, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और जब यूरोप की बड़ी ताकतों ने अपने फायदे के लिए इन तनावों को हवा दी, तो नतीजा भयानक था। पहला विश्व युद्ध। विडंबना देखिए, जिस विचार ने आधुनिक यूरोप को बनाया था, अब वही उसे तबाह करने पर तुला था। इसका पूरा माइंड मैप डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों से। अगर किसी भी टॉपिक पर चाहते हो पॉडकास्ट वीडियो लेकर आओ, ताऊ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।